हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर फिजिक्स हमें हार्ड लगता है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, प्लीज एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाए, पूरा बुक जो है एक ही क्लास में खत्म हो जाए। तो आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। देखो जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं, ठीक है, क्लास 12th में है 2026 बोर्ड में फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, 2026 में फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद पूरे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका हर साल यानी कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव का, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, एक प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। अध्याय 1 से शुरू करेंगे और लास्ट 14 चैप्टर तक जाएंगे। एक अध्याय से शुरू करेंगे और लास्ट 14 चैप्टर तक देखेंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव पूरे बुक में आपके फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड फिजिक्स सबसे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है ना भैया 2026 बोर्ड में ना 100% आएगा। ठीक है, 2026 बोर्ड में आप लोग पेपर दोगे, आपका पेपर फरवरी में होगा और पेपर में 100% आएगा। इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न एक वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा, पूरा बुक एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। चलो शुरुआत करते हैं पहले नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भैया बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा फिजिक्स है ना, पूरे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड के लिए। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, वैद्युतशीलता जो कि अपसाइलन नॉट का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है, जो वैद्युतशीलता है का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक। ऑप्शंस आपके पास हैं भैया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर हमारा न्यूटन वोल्ट मीटर स्क्वायर। बताओ, देखो आप लोगों को मैं बताता हूं कैसे निकालोगे। देखो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि F जो होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/, कूलाम का नियम पढ़ा है, इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। ये वाला फार्मूला कितने सारे स्टूडेंट ने पढ़ लिया भैया, पहले ही चैप्टर में है ये वाला फार्मूला, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़े जरूर होंगे। देखो अब यहां से आप एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ तो इधर हो जाएगा 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे में F नीचे आ जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप बहुत आसानी से मात्रक निकाल सकते हो। देखो क्या है, देखो Q1 Q2 यानी कि कूलाम, दो आवेश है ना, Q1 Q2, और एक आवेश यानी कि एक बार, और दो आवेश यानी कि दो बार, यानी कि कूलाम का स्क्वायर कर लो। क्या कर लोगे, कूलाम का स्क्वायर। अब ये नीचे है ना FR स्क्वायर, तो यानी कि प्रति लगाओ, और F का मतलब बल, बल का मतलब फोर्स, फोर्स का जो होता है वो न्यूटन होता है, तो न्यूटन, और ये गुणे में है यानी कि R स्क्वायर का मतलब एक यानी कि मीटर, लेकिन दो बार है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो क्या मिला मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या मिला आप लोगों को, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ध्यान से, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा भैया पहला वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन कि वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें क्या पूछ रहा है देखो, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इन चारों में से आपको यह बताना है कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखो, न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर हमारा वोल्ट प्रति मीटर, या जूल प्रति कूलाम, या जूल कूलाम प्रति मीटर। देखो, जो इन चारों में से हमारा जो है, जो कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वैद्युत क्षेत्र का इन चारों में से मात्रक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमारा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो ये जूल प्रति कूलाम है ना, जूल प्रति कूलाम, ये किसका मात्रक है? ये विभव का मात्रक है। किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम, ठीक है, ये विभव का मात्रक है, नॉट वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है कि जूल प्रति कूलाम जो है वो हमारा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको ऐसा फील होगा कि आपको फिजिक्स आता है, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले वाले में आपसे पूछा था एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। फिर यहां आप लोगों को पूछा है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो यहां जूल प्रति कूलाम वाला नहीं है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इन चारों में से आपको यह बताना है जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक क्या है। देखो, न्यूटन प्रति कूलाम, या वोल्ट मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर, या न्यूटन मीटर प्रति वोल्ट। बताओ, विद्युत फ्लक्स वाला आपने टॉपिक पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर हमारा होता है भैया जो कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। और हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही है, वोल्ट मीटर जो होता है वो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। 3 में 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके 2026 बोर्ड में यही क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन सारा पढ़ लिया, पूरा फिजिक्स, जो ये पूरा फिजिक्स आपको हार्ड लग रहा है ना, फिजिक्स आपको सबसे आसान लगेगा, सबसे आसान, ये फिजिक्स आपको सबसे आसान लगेगा। जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ो। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय पूरे बुक में से लाएंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, फिर डेरिवेशन, फिर न्यूमेरिकल, सब कुछ पढ़ाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में 100% आएगा भैया, हाईलाइट कर लेना ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, आपके सरवन सर ऐसा पढ़ाएंगे ना कि सीधा दिमाग में ठोक देंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी, यही आप लिख लो भैया, क्या क्या दे रखा है, दूरी मतलब आर क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे ना, यानी कि 1 में अगर आप 100 से भाग दोगे ना, तभी आपका 1 सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा, यानी कि 1 × 10⁻² मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आर हमें कितना दे रखा है, 1 × 10⁻² मीटर। मैंने सेंटीमीटर को क्या किया, मीटर में बदल दिया, ठीक है। पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश, ठीक है। 1 माइक्रो कूलाम के हमारे 2 धनात्मक बिंदु आवेश है, याद रखना, ठीक है। के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन आपके पास है भैया 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 0.9 जूल, या 1 जूल, या फिर 9 जूल। देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको आर कितना दे रखा है भैया, कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि मैंने मीटर में बदला है, 1 × 10⁻² मीटर, ठीक है। एंड हमारा आवेश कितना दे रखा है, Q1 और Q2, यानी कि Q1 और Q2 बराबर है, क्योंकि दोनों धनात्मक आवेश बराबर है। किसके? 1 माइक्रो हमारा किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो हमारा किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 के। यानी कि आपको यहां क्या करना है, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम कर लेना है, ठीक है। ये दोनों हमें दे रखा है, ध्यान रखना, ये दोनों हमें दे रखा है। बस अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, वहां वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। फार्मूला है हमारा U, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, 1/4π ε0 Q1 × Q2 बटे में R, ठीक है। बस यही आप वैल्यू रख दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो,
वैल्यू क्या है, देखो u बराबर आपका जो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, ये याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आपको काम आएगा बहुत बार। और यहाँ Q1 हमारा कितना है, Q1 यानी कि हमारा Q1 Q2 बराबर ही है 1 × 10 की पावर -6, एक बार लिखना है। फिर हमारा Q2 भी सेम ही है 1 × 10 की पावर -6 बटे में R हमारा कितना है 1 × 10 की पावर 2 -2, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो 9 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, फिर 1 में होगा तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई उतना ही होता है, तो u बराबर आपको ये तो 9 ही मिलेगा, ठीक है। अब 10 की पावर 9 है और यहाँ 10 की पावर -6 है और यहाँ -6 है, मतलब 10 की पावर -6 और इंटू 10 की पावर -6 जो होता है वो बराबर हो जाएगा 10 की पावर -12। अब 10 की पावर -12 में से 9 घटेगा, कितना होगा 9 × 10 की पावर मतलब 9 3 12 -3 हो जाएगा बटे में आपका ये कितना है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 10 की पावर -2। अब u बराबर आपको मिलेगा 9 × ये आपका ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या है मेरे प्यारे लाडलों, ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, तो ऊपर प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1। क्यों, क्योंकि ऊपर -3 है और नीचे आपका वो प्लस हो जाएगा, तो -3 में से 2 घट जाएगा तो -1। अब इसको आप u बराबर 0.9 जूल लिख सकते हो, 0.9 जूल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब कहोगे सर जी कैसे आपने लिखा, देखो ये 9 × 10 की पावर -1 को हम 9/10 लिख सकते हैं। अब 9 में आप 10 से 9 में भाग दोगे, कितना हो जाएगा 0.9 जूल, ठीक है। समझ में आया? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला। कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, कोई सा भी कंफ्यूजन हो तो बता दो भैया। फार्मूला यही वाला आप नोट कर लो, इसी फार्मूले पे मैंने लगाया है और आप लोग स्थितिज ऊर्जा आप लोगों को मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जल्दी जल्दी। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, हर साल भैया फिजिक्स में आप ऑब्जेक्टिव एक भी नंबर नहीं छोड़ के आओगे। इसमें कह रहा है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र में 10 वोल्ट विभवांतर है, ठीक है, तक आवेशित करने पर संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। भैया स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U बराबर ½ CV²। बस इसी पे वैल्यू रख दो मेरे प्यारे लाडलों। देखो इसी पर आओ हम लोग वैल्यू रखते हैं, देखो इसी पर वैल्यू रखते हैं मेरे प्यारे लाडलों। U बराबर ½ C क्या है, C हमारा कितना है 100 माइक्रोफैराड है, मतलब C को आप लिख सकते हो 100 और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 फैराड, ठीक है। यही आपका C दे रखा है और V यानी कि विभवांतर हमें V बराबर 10 वोल्ट है, यही तो दे रखा है, बस वैल्यू रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हमारा भैया C कितना है 100 × 10 की पावर -6 और V कितना है 2 बार है ना, यहाँ 10 को 2 बार लिखो क्योंकि V हमारा 2 बार है, तो ये हमारा एक बार 10 हो गया और एक बार हमारा 10 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार मैंने इसको काट दिया 50 हो गया। अब देखो 10 × 10 यानी कि 100, अब 10 × 10 यानी कि 100, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो यानी कि U बराबर आपका हो जाएगा ये 50 × 10 की पावर -6 और इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब U बराबर आपको यहाँ मिलेगा 50 × 10 की पावर -6 में से 2 घट जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है, -4। अब एक बात और ध्यान रखना, यहीं तक सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में हमारा ऐसा कुछ नहीं है। 5 से आप 5 कर सकते हो, इसको कैसे 5.0 कर लो गुणे आप एक यहाँ से -4 को -3 कर दो, बस। अब ये ऑप्शन आपको दिखेगा, जूल कर लेना भैया, जूल, ठीक है। बस ये वाला ऑप्शन आपको भैया ऑप्शन दिखेगा। U बराबर आपका 5 × 10 की पावर -3 जूल। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5 × 10 की पावर -3 जूल, यही वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। पहले वाला ऑप्शन सही है, 0.5 वाला नहीं सही है, 0.5 ये सब नहीं सही है, 5 × 10 की पावर -3 जूल। देख लो फार्मूला नोट कर लो, इसी फार्मूले पे मैंने आप लोगों को समझाया है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता, जो प्रतिरोधकता होता है एवं विशिष्ट चालकता का निर्भर करता है, जो गुणनफल होता है वो निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल वाला क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को फिजिक्स पूरा दिमाग में ठोक देंगे, ठीक है। देखो एक बेलनाकार चालक है कि प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल दोनों को गुणा करें तो वो किस पर निर्भर करता है, तापक्रम पर या पदार्थ पर या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता, इनमें से किसी पर भी भैया निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं, ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता। 7वां क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, ये डायग्राम वाला, ठीक है, इस टाइप वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसमें क्या है कि दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, धारा आई का मान ज्ञात करो। इसमें आपको धारा आई का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ 4 एम्पियर की धारा, यहाँ 2 एम्पियर की, यहाँ 1 एम्पियर की, यहाँ 1.3 एम्पियर, यहाँ आई एम्पियर। अब इसमें आपको पूरी धारा ज्ञात करना है। भैया क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्किट, जिसमें आपको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, धारा ज्ञात करना होता है। ऐसे प्रतिरोध लगा होता था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, 5 ओम है, 2 ओम है, ऐसे ना। अब इस टाइप से आपको 12th में मिलेगा। अब देखो इसका तो मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाया था, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतरीन ट्रिक मैंने इसका बनाया है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में जो आपके कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए ना, न्यूमेरिकल को ऐसा पीटोगे ना कि बोर्ड में धुआं कर दोगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। वो ट्रिक की क्लास बहुत जल्द लाएंगे और इसकी भी उसी में रहेगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस का भी ट्रिक आपको उसी में मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं जब समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में, जिसे कहते हैं ना चुटकियों में सॉल्व करोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं और आप लोग उसका मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। 3.7 एम्पियर सही है, 1.7 एम्पियर नहीं सही है, 1.3 नहीं, आपका 3.7 एम्पियर, ठीक है। ये जो ट्रिक की क्लास बहुत जल्द आएगा, टेंशन मत लेना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके सरवन सर ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आप पूरे YouTube पर ऐसा कोई नहीं पढ़ा पाएगा। फिजिक्स आपको सीधा दिमाग में ठोकेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, 3 समान, समान का मतलब भैया बराबर है प्रतिरोध, तीनों बराबर हैं, तीनों भैया बराबर हैं, हम किसी से कम नहीं है। तो तीनों प्रतिरोध क्या है, बराबर है। प्रतिरोधकता श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1, श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ते हो मतलब R प्लस R प्लस R, तो R1 का मतलब जो तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। तब आपको वैल्यू निकालना है R1 बराबर n R2, तो n का न्यूनतम संभव मान। यहां से आपको n की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 1/9 या 1/3 या 3 या 9। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। देखो मैं आपको ऐसा समझाऊंगा ना। देखो सबसे पहले हमें R1 लेना है श्रेणी क्रम में, तो R1 आप भैया श्रेणी क्रम में ले लो। देखो R1 का मतलब लाइन से लगना, जैसे आप स्कूल में लाइन लगाते थे ना, तो 3 प्रतिरोध ले लो, R प्लस R और प्लस R, तीनों बिल्कुल समान है, एक जैसा है, ठीक है। अब यहां से R1 जो मिलेगा वो बराबर मिलेगा 3R के। तो यहां से हमें श्रेणी क्रम में भैया 3R मिला है। क्या मिला है, 3R, ठीक है। अब हम लोग आते हैं समांतर क्रम में, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, ठीक है, ये श्रेणी क्रम है ना। अब आओ भैया आगे समांतर क्रम। समांतर क्रम में इधर समझाते हैं, 1/R2 इसमें तुल्य प्रतिरोध है, तो 1/R ले लो प्लस 1/R ले लो प्लस 1/R ले लो, तीनों को सेम सेम है, तो 1/R2 जो मिलेगा वो बराबर मिलेगा R3/R। अब यहाँ से R2 जो मिलेगा, ठीक है, R2 जो मिलेगा वो R/3 मिल जाएगा, ठीक है, R/3। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है? अब तो हमें R1 R2 की वैल्यू भी मिल गई है। अब R1 R2 की वैल्यू अगर मिल गई है, R1 हमें मिला है कितना 3R और R2 में मिला है वो R/3, तो अब हम लोग रखते हैं भैया वैल्यू इस पर, यानी कि R1 जो है बराबर nR2 पर रखते हैं वैल्यू, ठीक है। देखो हमें R1 कितना दे रखा है 3R बराबर n की वैल्यू निकालना है। R2 हमें कितना दे रखा है, यानी कि R/3। R से R कैंसिल हो गया, 3 त्रिक का 9, यानी कि n बराबर 9। n की वैल्यू क्या मिला, n की वैल्यू क्या मिला 9। n की वैल्यू हमें कितना मिला 9 मिल गया आंसर। बस कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू जो है हमें 9 मिला है। सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर हमने इसको क्या किया समांतर क्रम में जोड़ा और हमें भैया पूरा सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है।
तो ऐसे आप निकाल सकते हो भैया श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, फिर आप यहां वैल्यू रख दो, आपको मिल जाएगा n की वैल्यू 9, n की वैल्यू 9 वाला सही है। 8 क्वेश्चन हो चुका है, 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसमें क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन, ठीक है, प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाडलो? प्रतिचुंबकीय कहते हैं। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है तो भैया क्लास में नाइस लिख दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि फिजिक्स आपको हार्ड लग रहा है तो हम पढ़ाएंगे तो आसान लगेगा। प्रतिचुंबकीय। 10वां क्वेश्चन आ जाओ। 10वां क्वेश्चन है जो डोमेन होता है किस पदार्थ का बना होता है? डोमेन किस पदार्थ का बना होता है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। बताओ डोमेन किस पदार्थ का बना होता है? लौ चुंबकीय से। किससे? लौ चुंबकीय। तो 10 में 10 समझ में आ गया ना? देखो यहीं से भैया फिजिक्स का पूरा 100% पेपर फंसेगा, ठीक है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं यही से फंसेगा। तो बस पढ़ाई ऐसा करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? लेंज का नियम पढ़े हो भैया? लेंज का नियम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान, किसके? बताओ। तो ऊर्जा के, एनर्जी। एनर्जी क्या है कि लेंज का नियम जो है भैया एनर्जी संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। 11 में 11 समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो यहां क्या है, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व के एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा, अर्थात हमें भैया एनर्जी ज्ञात करना है, ठीक है, ई ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा देखो 125 जूल या 62.5 जूल या 250 जूल या 50 जूल, कितना होगा? देखो सबसे पहले दिया क्या क्या है, देखो हमें दे रखा है 10 ओम प्रतिरोध, यानी कि आर दे रखा है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम दे रखा है। अगला आ जाओ, हमें दे रखा है 10 हेनरी अर्थात एल, 10 हेनरी प्रेरकत्व है, ठीक है, और जो हमें वी दे रखा है यानी कि विभवांतर वो 50 वोल्ट है, ठीक है, 50 वोल्ट है। ये 3 चीजें हमें दे रखी हैं। अब एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूं मेरे प्यारे लाडलों, एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो हमारा ई होता है वो बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल है एल आई स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है एनर्जी निकालने का। लेकिन अब यहां हमें एक चीज और है भैया, आई कहां से निकालोगे गुरुजी? आई, क्योंकि यहां हमें आई दे ही नहीं रखा है। आई कहां दे रखा है? नहीं दे रखा है ना, तो काहे ले रहे हो टेंशन? आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? V बराबर आई आर, ओम का नियम पढ़े हो कि नहीं? V बराबर आई आर, यहां से I बराबर V अपान आर कर लो। V कितना है? 50, R कितना है? 10, अर्थात I की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर हमें मिल गया ना। I की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया ना, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आई की वैल्यू मिल गई तो भैया वैल्यू वहां रख दो, आंसर आ जाएगा। एनर्जी अर्थात ई जो मिलेगा हाफ एल हमें कितना दे रखा है भैया? 10 इंटू आई जो हमें 5 है, 5 का स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा कट के, ठीक है। अब आगे आ जाओ, देखो आगे समझते हैं। ई बराबर जो होगा वो मिलेगा 5 और ये 25, 5 इंटू 25 अर्थात एनर्जी 125 जूल मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे लाडलों? 125 जूल, सही है। 125 जूल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 125 जूल, देख लो फार्मूला भैया ये याद रखना, E बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, और आपको वैल्यू तो दे ही रखा है क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ मेरे प्यारे लाडलों। देखो लिखा हुआ एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ का आपको प्रतिबाधा होगी। प्रतिबाधा ज्ञात करनी है भैया, प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर। 2 ओम होगा, 10 ओम होगा, 14 ओम होगा या 14√2 ओम होगा? जल्दी से बताओ।
सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है भैया एक प्रत्यावर्ती धारा में R जो है वो कितना है 8 ओम, 8 ओम दे रखा है, और प्रतिघात यानी कि XL जो दे रखा है वो भैया 6 ओम दे रखा है, 6 ओम प्रतिघात, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रतिबाधा ज्ञात करना है। तो देखो XC आप 0 मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें काम लगेगा। देखो अब प्रतिबाधा जो होगा वो बराबर हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। बस इसी पर भैया आप वैल्यू रख दो, आपको मिल जाएगा। देखो R² का मतलब कितना है 8 का स्क्वायर प्लस XL हमें 6 दिया है, 6 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब सॉरी यहाँ आप क्या करो ना, पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। 6 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8 टाइम 64 और प्लस 6 36, ठीक है, बराबर प्रतिघात, और ये हो जाएगा √100, और ये हमें √100 का जो होगा वो 10 हो जाएगा। 10 ओम भैया, 10 ओम सही है। दूसरा वाला जो हमें प्रतिबाधा मिलेगा वो 10 ओम मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, फार्मूला नोट कर लो भैया, यही वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, यदि वेक्टर E तथा वेक्टर V चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। भैया वेक्टर E का होगा या वेक्टर V का होगा, या आपका वेक्टर E डॉट वेक्टर V या वेक्टर E इंटू वेक्टर V, बताओ कितने बच्चों को पता है। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जो प्रत्यावर्ती धारा भी खत्म कर चुके होंगे। भैया ये वाला सही है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, वेक्टर E इंटू वेक्टर V वाला। चौथा नंबर ऑप्शन सही है 14 नंबर का क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, यहां क्या आ रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होता है या अनुदैर्घ्य होता है, या अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ, वैद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसकी प्रकृति कैसी होती है। उसकी प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भैया क्वेश्चन नंबर 15 का, कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो इसमें क्या पूछ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है भैया, जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। वो बता रहे कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है किसके द्वारा, स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, या त्वरित आवेश द्वारा, या आवेशहीन कण द्वारा। तो याद रखना ये जो होता है त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा, त्वरित आवेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम जो दे रखा है वो कितना, 6 वोल्ट मीटर इनवर्स दे रखा है। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी कि ई नॉट कितना दे रखा है, 6 वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि वी नॉट ज्ञात करना है। चलो जल्दी से हम लोग ज्ञात करते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जल्दी से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखो इतना दे रखा है। अब आप लोग एक फार्मूला याद रखना कि जो हमारा ई नॉट होता है बटे में वी नॉट होता है वो बराबर होता है सी के। ये क्या है, प्रकाश की चाल है। क्या है, सी जो है प्रकाश की चाल है। हमें क्या ज्ञात करना है, वी नॉट ना, तो वी नॉट ज्ञात करना, तो वी नॉट इधर कर लो, और ई नॉट हमें कितना दे रखा है 6, और बटे में आपका ये कितना है 3 × 10⁸ होता है। किसका, प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸। अब देखो यहां से भैया कट पिट कर लो, आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6। तो वी नॉट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 × ये नीचे प्लस में है भैया 10⁸, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा 10⁻⁻8। तो वी नॉट हमें क्या मिला, 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁸। दूसरा वाला ऑप्शन से 6 टेस्ला नहीं होगा, ये सब नहीं, इतना टेस्ला हमें मिला है, ठीक है। वी नॉट हमें कितना मिला, 2 × 10⁻⁻8 टेस्ला, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बस नोट कर लो। 18 नंबर क्वेश्चन है,
कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो ऑप्शन आपके पास देखो भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो हमें क्या दे रखा है, C अर्थात क्रांतिक कोण कितना, 30 डिग्री। तो आपको पता होगा, आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा कि n जो बराबर होता है, n वो बराबर होता है 1/sin c के, sin c के। तो 1 बराबर 1/sin c कितना है, sin 30 डिग्री। अब n बराबर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और ये n की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा। n की वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। और हमें ज्ञात करना है प्रकाश का वेग। आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, v होता है वो c/n के बराबर होता है। कितने बच्चों को पता है, v जो होता है वो बराबर होता है c/n के, ठीक है। v जो है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है, c जो है वो हमारा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, n जो हम लोगों ने निकाला है। तो v हमें ज्ञात करना है ना, तो v बराबर 3 × 10⁸ क्या होता है, मध्यम में प्रकाश, जो हमारा ये प्रकाश की चाल होता है, और 2 हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। n हमारा 2 मिला है, तो यहाँ कट होके 1.5 हो जाएगा, यानी कि v की वैल्यू 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताओ कोई इसमें कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है बच्चा इसमें? ये इधर मैंने n की वैल्यू निकाला है, कोई कंफ्यूजन है? कितना आया है, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा वाला ऑप्शन से ये क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है नीले रंग के लिए, हरे रंग के प्रकाश के लिए, पीले या लाल। तो भैया उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे ज्यादा जो होती है वो लाल रंग के लिए होता है। किसके लिए, लाल रंग के लिए होता है। याद रखना 19 नंबर क्वेश्चन लाल रंग के लिए। नोट कर लो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन लगा के समझा रहे हैं, ठीक है। अगला आ जाओ, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो हमारा अपवर्तन कोण होगा। भैया अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, तो अगर हमारा आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो भैया हमारा जो अपवर्तन कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, या फिर हमारा 90 डिग्री होगा, या फिर 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी हमारा 90, तो सारा आपका जो अपवर्तन कोण निकलेगा वो भी हमारा 90 ही डिग्री निकलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नोट करते रहो। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम एवं न्यूनतम होता है। देखो ऊपर और नीचे, ऊपर क्या होता है, रेड होता है, बैगनी, और नीचे लाल, ठीक है। विबजियोर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में, विबजियोर का जो ट्रिक है। तो लाल और बैगनी रंग होता है, बैगनी तथा लाल रंग, या फिर हमारा जो है नीला और हरा। देखो आपको क्रम से बताना है, ठीक है, मतलब किस रंग के लिए प्रकाश का विचलन जो होता है अधिकतम होगा और न्यूनतम। तो अधिकतम हमारा किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए, और न्यूनतम लाल रंग के लिए। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन बैगनी तथा हमारा लाल रंग, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। देखो, प्रकाशिक तंतु में निम्नलिखित में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु में किस गुण का प्रयोग किया जाता है प्रकाश के, बताओ। व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन या प्रकीर्णन। तो भैया विवर्तन का प्रयोग किया जाता है। किसका, विवर्तन का। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये भैया हर साल बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, फिजिक्स में टॉपर बन जाओगे अगर आप ये सारा पढ़ लिया तो, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रकाश का विवर्तन है ना वो वाला गुण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अपवर्तन जो है सूचांक वाले गोलीय कोश की सतह से उसके फोकस अक्ष की दूरियां क्रमशः f1 तथा f2, उसके बीच संबंध क्या है, फार्मूला बताना है। f2 बराबर f1 या f2 बराबर माइनस f1 या f2 बराबर nf2 या f2 बराबर माइनस nf1। तो क्या होता है भैया, f2 जो बराबर होता है वो बराबर होता है nf1 के। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। नोट कर लो, कॉपी पेन लेकर बैठो, एक एक क्वेश्चन नोट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेंस मेकर सूत्र यानी कि 1/f बराबर n-1, फिर बड़ा ब्रैकेट है 1/r1 माइनस 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। कौन सी फोकस दूरी, सदैव प्रथम, सदैव द्वितीय, या प्रथम या द्वितीय, कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं।
मतलब प्रथम या द्वितीय कोई भी, मतलब कोई भी इनमें से नहीं। हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सदैव द्वितीय वाला क्या है, सदैव द्वितीय। याद रखना कि हम इसमें सदैव द्वितीय का प्रयोग करेंगे, सदैव द्वितीय। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ये वाला सदैव द्वितीय, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाडलों, जो कि है 25 नंबर। देखो इसमें क्या पूछा, ध्रुवण कोण P तथा क्रांति कोण C में संबंध व्यक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। और मैं आपको बता देता हूं कौन सा संबंध है। देखो tan P जो बराबर होता है वो cosec C के, या tan P बराबर sin C, या tan P बराबर sec C, या tan P बराबर हमारा cosec C। तो याद रखना ये हमारा tan P जो बराबर होता है वो cosec C के बराबर होता है। tan P बराबर किसके होता है, cosec C के। याद रखना कि जो tan P होता है वो बराबर cosec C के होता है। अगला क्वेश्चन, एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा 3.4 eV है, एक ऐसे धातु सतह पर आपतित होता है जिसका कार्यफलन 2v है। ठीक है, तो धातु की सतह पे उत्सर्जित फोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, कुछ भी नहीं है, बस करना क्या है कि आपको जो ये आपका ऊर्जा दे रखा है 3.4 eV। ठीक है, आपको गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है, इसमें से आप ये 2 eV माइनस कर दो। जो ये 2 eV दे रखा है, ये कार्यफलन वाला, ये 2 eV माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा 1.4 eV। यही सही है, 1.4 eV। बस करना कुछ नहीं है भैया, अधिकतम बताना है। तो अधिकतम कितना हुआ, पहले 3.4 था, बाद में आपका जिसका कार्यफलन 2 है, तो इसमें हमारा अधिकतम कितना है भाई 1.4 ही eV तो है, तो हमारा 1.4 सही है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश जो होता है आवृत्ति V तथा निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ ढलान होती है। ऑप्शन आपके पास है जो है H या H अपान E, या फिर E अपान आपका H, या फिर V अपान V। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब संबंध होगा, मतलब खींचे गए ग्राफ का ढलान होगा, वो H अपान E होगा। क्या होगा, दूसरा वाला H अपान E। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, जितना बता रहे उतना समझो, जो लगवा रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप का उसको लगाना। ठीक है, प्रैक्टिस जम के करो, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 में क्या बनना है भैया, टॉपर बनना है, 95% लाना है। तो जितना बता रहे हैं उतना समझो, पूरा फिजिक्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। फोटॉन की गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान का सूत्र है, फोटॉन की गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान का सूत्र है, ऑप्शन ए है hv अपान लैम्डा, या फिर hv अपान c स्क्वायर, hc नहीं आपका hv अपान c स्क्वायर। सेकंड वाला सही है, hv अपान c स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही है, फोटॉन की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र होता है hv अपान c स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, समीकरण E बराबर PC, जहां E और P क्रमशः ऊर्जा है और संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। इनमें से हमारा क्या लागू होता है भैया, इलेक्ट्रॉन एवं फोटोन के लिए, या आपका फोटोन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, या इलेक्ट्रॉन के लिए लेकिन फोटोन के लिए नहीं, या इलेक्ट्रॉन ना फोटोन, ना इलेक्ट्रॉन ना फोटोन। ये गलत है, किसके लिए लागू होता है, हमारा इसके लिए लागू होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये जो लागू होता है फोटोन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। ठीक है, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर हमारा भैया अगला है 30, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु के भूतल स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोणीय संवेग कितना होता है, आपका h अपान पाई होता है, या h अपान 2 पाई होता है, या फिर हमारा 2 पाई अपान h होता है, या पाई अपान h होता है। जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से। h अपान 2 पाई होता है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं नोट होना चाहिए। ठीक है, नोट होना चाहिए, क्योंकि टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह मेहनत करना पड़ेगा। पहले राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करो। ठीक है, और मेहनत आपको खामोशी से करना है, चिल्ला के नहीं करना है कि टॉपर बनेंगे नहीं, आपको बनना है, दिखाना है। ठीक है, टॉपर बन जाओगे उस दिन सबको पता चल ही जाएगा। अगला है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है उसका मान क्या होता है, 13.6 eV, या फिर हमारा माइनस 13.6 eV, या 13.6 जूल, या शून्य। तो ये सब नहीं होता भैया, माइनस माइनस हमारा होगा 13.6 eV, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, यानी कि फर्स्ट वाला। हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है वो 13.6 EV होता है। अगला क्वेश्चन भैया आ जाओ, एक AMU तुल्य ऊर्जा है, इन चारों में कौन सा है? 190 MeV या 139 MeV या आपका 1331 और 1300 आपका सॉरी 913 या 931, कौन सा सही होगा? जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा? 931, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन सही है, 931 होता है भैया MeV, किसमें? एक AMU के तुल्य ऊर्जा। अगला आ जाओ, 33 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाडलो, हाइड्रोजन नाभिक में बंधन ऊर्जा होती है, कितनी होती है? -13.6 EV या 13.6 या 0 या फिर 6.8, जल्दी से बताओ कितना होता है? 0 होता है। याद रखना कि जो हमारा हाइड्रोजन नाभिक में बंधन ऊर्जा होता है, जो हमारा बंधन ऊर्जा होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं भैया फिजिक्स में, ये सब 100% आएगा। पेपर बहुत आसान रहेगा अगर ये आपने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश या कोटर या प्रोटॉन या भैया इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश, जो एन टाइप चालक है भैया अर्धचालक में आगे हो चैप्टर में, एन टाइप चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या होता है? वैद्युत चालन का कारण होता है। 35 नंबर, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम को मिलाया जाने पर अपद्रव्य होता है, क्या होता है? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, क्या होगा भैया? इसमें जो होगा वो एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये 35 ऑब्जेक्टिव, 35 में 35 समझ में आ गया। पूरा बुक को हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी, और एक एक क्वेश्चन को भैया खूब अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लेना, बहुत स्पेशल ये क्लास है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 35 ऑब्जेक्टिव ना। अब हम लोग आते हैं 36 नंबर ऑब्जेक्टिव पे, लेकिन इससे पहले आप ये नोट कर लो अच्छे से। हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। पीएन संध डायोड के अपक्षय में होते हैं, क्या होते हैं? केवल कोटर या केवल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों या ना इलेक्ट्रॉन तथा ना कोटर, क्या होता है? पीएन संध डायोड भैया, पीएन संध डायोड में, ठीक है। तो आपको बता दें इसमें तो ना तो इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही कोटर होता है, कुछ भी नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। चौथा वाला ऑप्शन सही है भैया, क्वेश्चन नंबर 36 का 4 वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 आ जाओ, बहुत ज्यादा आसान है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है यार, फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर और तथा अवतल लेंस की 12 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा गया है संयोजन की फोकस दूरी। देखो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसका कोई ट्रिक की क्या जरूरत, आप लोग इसी फॉर्मूले पर रख देना 1/f बराबर 1/f1, यानी कि पहली फोकस दूरी प्लस 1/f2, ठीक है। बस इसी पर रख देना। अब इतना तो कर ही सकते हो, आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो, ठीक है। जब आप वैल्यू रखोगे भैया आपका 18 और 15, इसका एलसीएम निकालोगे 36 और 36 आपका 36 आंसर सही है, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। 37 का हमारा 36 सेंटीमीटर, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, पश्च अभिनति में जो आदर्श पीएन संध डायोड का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, शून्य एवं अनंत के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है, अनंत होता है। याद रखना कि पश्च अभिनति में आदर्श पीएन संधि का डायोड का जो प्रतिरोध होता है वो इनफाइनाइट होता है। 39 नंबर, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई पर या तार के प्रतिरोध पर या तार के पदार्थ पर या तार की मोटाई पर। तो भैया तार के प्रतिरोध अर्थात एरिया पर, ए यानी कि पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर? तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 40, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको और क्लास लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। 40 ऑब्जेक्टिव है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R बराबर 100 ओम और एक्सल जो है वो 300 और XC इतना है, तो आपको कलांतर ज्ञात करना है। देखो न्यूमेरिकल का मैंने बताया है कि इसका मैं एक क्लास लाऊंगा और ऐसा ट्रिक लाऊंगा ना कि मुझे याद करोगे वो ट्रिक देखने के बाद। कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए आपके सामने,
छू मंतर कर दोगे, पूरा लगा दोगे, टेंशन मत लेना, बहुत आसान तरीके से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री आएगा भैया, कलांतर बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो भैया फिजिक्स के राजा हैं। देखो यहीं से आएगा, लेकिन कहोगे तो और भी 30-40 करा दूंगा, 40 और करा दूंगा एक वीडियो में, लेकिन ये जितना भी मैंने बताया पूरे बुक में से मैंने लिया है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, वो ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको सारा पीडीएफ, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, बहुत कुछ मिलता है। आप लोग जल्दी से हमें कॉल या व्हाट्सएप करो इसी नंबर पर 9918 86 31 96। इसी नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज कर लेना वीडियो देखने के बाद। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, यहां से आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, और ये क्लास देखोगे टॉपर बन जाओगे। तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कमेंट बॉक्स में आप नाइस जरूर लिख देना, और अपना जो ये हार्ट है ना भैया, हार्ट वो मुझे दे देना। ठीक है, मुझे अपना हार्ट दे देना, ताकि हमें खुशी मिले कि हमारे बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।